अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली नीट के लिए हैं ये PYQ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं कि ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर टू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर। ये इंटू नहीं लगा होना चाहिए यहाँ पे। मतलब 2 इंटू 4 सेंटीमीटर उसका एरिया है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, उसके बाद उसको बढ़ा के 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं और आपको वर्क डन दिया है, ठीक। और सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक। तो किसी सरफेस को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो वर्क डन होता है वो होता है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, और इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी जो होगी वो होगी सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, ठीक। सरफेस टेंशन आप वर्क डन आपको दिया है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। सरफेस टेंशन आपको निकालना है। अब इंक्रीज इन एरिया में खास बात यह है कि जब भी कोई रेक्टेंगुलर फिल्म है जिसका एरिया आप बढ़ा रहे हो एक्सटेंड करके, तो एरिया जो है वो एक साइड नहीं होगा, एरिया दोनों साइड होगा। एक फिल्म में दो सरफेस होती हैं, एक सरफेस ऊपर होगी और एक सरफेस इस फिल्म के नीचे की तरफ होगी। तो जब आपका एरिया बढ़ेगा तो सिर्फ एरिया फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होगा, इंटू 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही एरिया ऊपर बढ़ेगा उतना ही एरिया नीचे बढ़ेगा। तो जब आपका था फाइनल एरिया देखेंगे तो फाइनल एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इनिशियल एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻⁴। और क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितना एरिया ऊपर बढ़ेगा फिल्म में उतना ही एरिया नीचे बढ़ेगा। एक सरफेस, एक फिल्म में दो सरफेस होती हैं। तो अगर हम इसको अब सेटल करेंगे तो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो सरफेस टेंशन आने वाला है वो आपका आने वाला है 3 एक तो 2 ये आ गया, और 20⁻8 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इससे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स, तो ये 1/8 आया। और 1/8 जो होता है वो 0.125 होता है, ठीक है। 1/8 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0.125, और यूनिट होगी न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। ये है सरफेस टेंशन। सो योर आंसर इज ए पार्ट, ठीक है। आंसर जो बनेगा वो ए लिखा हुआ है, बेसिकली वो बी होगा, ठीक है। ए ऑप्शन ये है तो ये आंसर बी होगा, बी, ठीक है। प्रिंटेड ए है बट दैट विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं 3 लिक्विड्स हैं, तीनों की डेंसिटी ρ1 ρ2 ρ3 है, और ये ऑर्डर दिया है कि ρ1 आपका सबसे बड़ा है, ρ2 उससे छोटा है, ρ3 सबसे छोटा है। और इन तीनों को हम इनकी सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम है और सेम हाइट तक ये राइज करते हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हाइट का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हाइट होता है आपका 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ठीक। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, हाइट सबकी सेम है, टेंशन सबका सेम है, आइडेंटिकल कैपिलरीज हैं तो रेडियस भी सेम है, और ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम ही होगी। तो इसका मतलब cos थीटा अपॉन रो जो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। तीनों कैपिलरीज के लिए cos थीटा अपॉन रो का जो रेशियो है वो तीनों कैपिलरीज के लिए क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका cos थीटा भी ज़्यादा होगा, और जिसका cos थीटा ज़्यादा है उसका थीटा कम होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका cos थीटा ज़्यादा होना चाहिए, और cos थीटा ज़्यादा होने के लिए तो थीटा आपका कम होना चाहिए। तो ρ1 डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी ρ2 से, और वो है ρ3, सबसे कम ρ3 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं cos थीटा 1 सबसे बड़ा होना चाहिए cos थीटा 2 से, और cos थीटा 2 बड़ा होना चाहिए cos थीटा 3 से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि थीटा 1 छोटा होगा थीटा 2 से, और वो छोटा होगा थीटा 3 से। जब ये क्वेश्चन आया था नीट में तो कई लोगों ने यहाँ तक तो सेटल कर दिया था, लेकिन उन्होंने गड़बड़ क्या करी, उन्होंने कहा cos थीटा बड़ा है तो थीटा बड़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ इस पॉइंट पे कई लोगों ने गड़बड़ करी, ठीक है। जब ये नीट में आया था 2016 में, तो cos थीटा बड़ा है इतना सबने सेटल कर लिया था, थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 में ये रेशियो बनेगा। उसके बाद उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से बड़ा है थीटा 3, ऐसे कर दिया। जबकि cos में रिलेशन उल्टा होता है, cos में एंगल जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है। तो cos थीटा 1 अगर बड़ा है तो थीटा 1 छोटा होगा आपका, ठीक है। तो क्या ऑर्डर बनेगा आपका, आपका आंसर बनेगा ये बी पार्ट, ठीक। और ये 90 से छोटे ही रहने हैं, क्यों,
क्योंकि लिक्विड जो है राइज कर रहा है तो एक्यूट एंगल्स होंगे, सारे कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होंगे। अगर लिक्विड जो है फॉल हो रहा होता तो वो ऑब्ट्यूज होते। ठीक है, तो लिक्विड जो है वो राइज कर रहा है, ठीक है, हाइट दी है, राइज टू द सेम हाइट, इसलिए एंगल जो भी हैं एक्यूट होंगे, तो 0 से 90 के बीच में होंगे। सो द आंसर इज बी पार्ट। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो। ठीक है, रो और एन रो दो लिक्विड है, एन की वैल्यू ज़्यादा है, इसको कंटेनर में डालेंगे तो एन रो वाला जो है वो नीचे रहेगा। ठीक है, अगर हम कंटेनर बनाते हैं इस तरह से, तो इसमें जो नीचे रहेगा लिक्विड वो भारी वाला रहेगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, n1 से बड़ा है, और जो ऊपर रहेगा लिक्विड वो हल्का वाला रहेगा, उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। और दोनों लिक्विड की जो हाइट है वो h दी हुई है, इसकी भी हाइट h है, इसकी हाइट भी h है। अब कह रहे हैं सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d इज पुट इन दिस कंटेनर, और सिलेंडर जो है उसकी एक्सिस वर्टिकल रहती है और कुछ हिस्सा डेंसर मीडियम में है और कुछ हिस्सा रेयरर मीडियम में वो फ्लोट करता है। तो एक सिलेंडर बना लेते हैं, इस तरह से एक सिलेंडर है, ये फ्लोट कर रहा है उसके अंदर, और कुछ हिस्सा इसका डेंसर मीडियम में, टोटल लेंथ इसकी l है, तो जो PL पार्ट है वो है डेंसर मीडियम में, और L माइनस PL जो पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट, वो रेयर मीडियम में होगा, और इसकी डेंसिटी अपनी कितनी है, D। इसका एरिया कुछ मान लेते हैं A। ठीक है, तो डेंसिटी D के बारे में पूछ रहे हैं क्या रिलेशन बनेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि जब ये सिलेंडर जो है वो दो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस पर दो बाइंसी फोर्स लग रहे होंगे। एक बाइंसी फोर्स लग रहा होगा नीचे वाले लिक्विड को डिस्प्लेस करने की वजह से, और एक बाइंसी फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाले लिक्विड को डिस्प्लेस करने की वजह से। तो उन दोनों बाइंसी फोर्स का जो सम होगा वो इस सिलेंडर के वेट के बराबर होगा। ठीक, तो अब लिखना शुरू करते हैं फिर हम। तो उसका अपना वेट कितना है, तो एरिया है उसका A, लेंथ है उसकी L, डेंसिटी है उसकी D इंटू जी, ये सिलेंडर का वेट हो गया। अब ये वेट किससे बैलेंस होगा, दो एफ अप, एक एफ अप नीचे होगा, तो नीचे एरिया कितना है A, लेंथ कितनी है, कितना जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है वो PL है, और डेंसिटी कितनी है, N रो है इंटू जी, ये नीचे वाले लिक्विड को डिस्प्लेसमेंट की वजह से बाइंसी फोर्स आया, और ऊपर कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, तो एरिया फिर से वही A, लेंथ L माइनस PL, और डेंसिटी ऊपर वाले की रो है इंटू जी। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से A जो है वो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और G जो है वो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और L भी कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा, यहाँ से L कॉमन लेंगे, इसमें से L लेंगे और इसमें से L लेंगे, तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ D। अब यहाँ क्या बचेगा, जब L भी चला जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका P N रो, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ L कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस P टाइम्स रो, ये बचेगा। तो यही बस आपका आंसर है डेंसिटी D का। लेकिन अब इसमें किस तरह से हमें लिखना है वो सोचने वाली बात है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा PN रो प्लस रो माइनस रो P। तो तीनों टर्म में एक चीज जो है वो कॉमन है, इन तीनों टर्म में से पहले तो रो कॉमन है, तो रो अगर हम बाहर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा PN माइनस P प्लस 1, और फिर इन दोनों टर्म में से हम P कॉमन ले सकते हैं, तो रो बाहर लिखेंगे तो ये P अगर कॉमन लिखेंगे तो ये आ जाएगा N माइनस 1 टाइम्स और प्लस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आंसर बनने वाला है सी पार्ट। ठीक है, 1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स P, और रो जो है वो सबसे बाहर है। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा सी पार्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट सिर्फ इसमें इतना था कि जो सिलेंडर फ्लोट कर रहा है उस सिलेंडर का वेट जो है वो दो बायन्सी फोर्स बैलेंस करेंगे। कुछ उसने नीचे वाले लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो नीचे वाले लिक्विड से लगने वाला बायन्सी फोर्स उसके वेट को बैलेंस करेगा, और कुछ उसने ऊपर वाले लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो वहाँ से लगने, तो दो बायन्सी फोर्स हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं। ठीक है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के दो टर्म लिखे हैं हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विंड है वो 40 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही है पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस, और एरिया जो है रूफ का वो 250 मीटर स्क्वायर है, और अंदर जो है वो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के कंसीडर करना है, और फोर्स कितना लगेगा विंड का रूफ को उठाने के लिए, लिफ्टिंग फोर्स, ये आपको पूछा गया। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं। मान लिया ये रूफ है, ये रूफ है, और इसके ऊपर जो है वो विंड फ्लो कर रही है, ये इस तरह से विंड फ्लो कर रही है ऊपर, और नीचे फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंडोज़ वगैरह सब बंद होंगी तो अंदर हवा का मूवमेंट नहीं है, इसलिए अंदर अंदर जो हवा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और बाहर प्रेशर कम हो गया होगा क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक, तो अगर हम जस्ट अबव द रूफ एंड जस्ट बिलो द रूफ अगर हम बर्नौली लगाएं, तो जस्ट बिलो द रूफ प्रेशर कितना है पी नॉट, और वेलोसिटी कुछ है नहीं, और हाइट में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो वो भी हम जीरो मान के चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रूफ की थिकनेस है उसमें कोई कोई बड़ा अमाउंट नहीं है वो, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट बिलो द रूफ जो होगा, रूफ के जस्ट नीचे प्रेशर होगा पी नॉट, काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में कुछ नहीं होगी क्योंकि ये दोनों सेम ही लेवल पे हैं। तो मैं उसी लेवल को अगर मैं रेफरेंस मान लूँ, जिस लेवल पे हैं उसी लेवल को अगर हम रेफरेंस मान लें, तो दोनों की ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, अब ऊपर वाले टर्म पे अगर हम देखेंगे, ऊपर वाले टर्म पे क्या होगा, तो ऊपर वाले टर्म पे प्रेशर होगा पी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है। तो ऊपर वाले का प्रेशर पी नॉट से कम आएगा, तो पी नॉट माइनस पी अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हाफ रो वी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्यों निकाला अभी आपको समझ में आएगा। नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा वो पी नॉट इंटू ए लग रहा होगा, और ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो पी इंटू ए लग रहा होगा। तो नेट लिफ्टिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, एफ अगर हम इसको लिखते हैं, तो जो एफ आएगा वो आपका आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे से मान लिया 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर से मान लिया 80 न्यूटन लग रहा है, 80 न्यूटन लग रहा है, तो नेट लिफ्टिंग फोर्स कितना आएगा, 20 न्यूटन। तो वही मैंने माइनस किया, नीचे से लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, माइनस ऊपर से लगने वाला फोर्स कम होगा, तो नेट लिफ्टिंग फोर्स आ जाएगा। तो अगर इसमें से हम ए कॉमन ले लेंगे तो पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। पी नॉट माइनस पी की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एरिया, तो ये आएगा नेट लिफ्टिंग फोर्स। ठीक है, तो अब देख लो क्या क्या है आपके पास। आपके पास विंड की स्पीड है, और एरिया ऑफ द रूफ है, और विंड की डेंसिटी भी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, एयर की डेंसिटी भी दी हुई है। ठीक है, एयर की डेंसिटी दी है, तो सब कुछ है आपके पास, तो सारी वैल्यू आपको डालनी है और सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं अप्रोक्सीमेट डेप्थ जो है ओशियन की दी हुई है आपको, और कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है आपको। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो बल्क मॉडुलस का इन्वर्स होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ही कंप्रेसिबिलिटी होता है। और पानी की डेंसिटी आपको दी हुई है, और फ्रैक्शनल कंप्रेशन पूछ रहे हैं, डेल्टा वी बाई वी पूछ रहे हैं आपसे बेसिकली। ठीक है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी कितना होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। आपको डेप्थ दी हुई है तो हम एडिशनल प्रेशर निकाल सकते हैं रोजी एच करके। डेंसिटी है आपके पास 10⁻³ जी की वैल्यू 10 मान के कर लेना, और एच भी आपको दिया 2700। ठीक, और कंप्रेसिबिलिटी है तो कंप्रेसिबिलिटी का इन्वर्स जो होता है वो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस भी आपके पास। और फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर पूछ रहे हैं, यानी आपसे डेल्टा वी बाई वी पूछ रहे हैं, तो बस खत्म। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ आप, क्या होता है, माइनस टाइम्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी को इधर ले आते हैं तो माइनस टाइम्स माइनस भी आ लेते हैं डेल्टा वी बाई वी, तो वो आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस, और 1 अपॉन बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी होता है जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा पी इंटू के आ जाएगा। तो डेल्टा पी आपने रोजीएच करके निकाला होगा, और कंप्रेसिबिलिटी आपको दी है, आप आराम से मल्टीप्लाई करो और आपको फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर मिलेगा नेगेटिव। साइन यही बताता है कि वॉल्यूम जो हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक कंटेनर है, उसमें नीचे कंटेनर है, यहाँ पाइप लगा दिया है, 30 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से स्ट्रीम बाहर निकलेगी, और जब स्ट्रीम बाहर निकलेगी तो निकालना क्या है हमको, डिटरमाइन द हाइट अबव द डैश्ड लाइन, कितनी हाइट अटेन करेगी, मैक्सिमम हाइट निकालना है, प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना। ठीक है, ये जब ये जाएगा इस तरह से ऐसे जाके गिरेगा,
तो जो डैश लाइन है एक्स एक्स डैश, उससे कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना है। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा एंगल एल्फा है अपॉन 2g। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब एल्फा दिया है, जी आपको पता है, मेन बात है यू कैसे निकालेंगे। तो यू लगाएंगे हम टॉर्सली थ्योरम से, और यू ये होता है कि अगर हाइट h तक ऊपर पानी भरा हुआ है और होल का साइज बहुत छोटा है, टैंक का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो जो वेलोसिटी होती है वो √2gh होती है। तो सारी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी जब मिल जाएगी तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हो। और अंडर रूट सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब आप यहाँ डालोगे यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर तो 2gh बन जाएगा, और फिर क्या होगा, इस 2g से ये वाला 2g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा h टाइम्स साइन स्क्वायर एल्फा, ये बनेगा। और h आपको कितना दिया है, अच्छा इसमें ये एल भी है, एल भी कंसीडर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। एक मिनट, ये एल भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा उसको भी सेटल कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला तो लगेगा लेकिन एल भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो डायग्राम को थोड़ा साफ करके बनाते हैं, क्योंकि वहाँ एल भी देखा मैंने, एल भी लिखा हुआ है। देखो थोड़ा बड़ा करके समझेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ ये मान लिया यहाँ ट्यूब है ये, और ट्यूब की लेंथ है 2 मीटर, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये 1 मीटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल सोचना है हमको, इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल होगा। तो जब हम प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ये h, तो उसमें टोटल हाइट निकालने के लिए 1 मीटर हम ऐड करेंगे, ठीक। अब वेलोसिटी जब निकालोगे यहाँ से, वेलोसिटी √2gh करके, तो उस वेलोसिटी में जो हाइट आएगी वो ये वाली हाइट आएगी, इफेक्टिव हाइट, ये वाली हाइट। सिंस हम ऑलरेडी ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर हैं, और ये h जो है ये आपको 10 मीटर दी है, तो जो ये वाली h आएगी, ये वाली जो हाइट आएगी वो 9 मीटर बचेगी अब आपके पास। तो जब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे √2gh, तो उसमें h डालेंगे 9 मीटर, क्लियर। तो अब हम हाइट निकालते हैं, फिर लास्ट में 1 मीटर ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो कि यहाँ एल्फा है। तो v स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 2g इंटू 9, और साइन स्क्वायर 30, साइन 30 हाफ होता है तो 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2g। तो 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9/4 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, 2.25 मीटर, ठीक। अब आपसे पूछ रहे हैं ये जो डैश्ड लाइन है एक्स एक्स डैश जिसका नाम रखा है उन्होंने, उससे कितना टोटल हाइट है। तो उसमें हम 1 मीटर और जोड़ेंगे इसमें, तो +1 मीटर अगर हम जोड़ेंगे, +1 मीटर और करेंगे, तो फाइनल जो हाइट आ जाएगी टोटल, वो आ जाएगी 3.25 मीटर, ठीक। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। तो इसमें इस 1 मीटर ने खेल गया है, इस 1 मीटर का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। मुझे शुरुआत में मैंने देखा कि एल कुछ छोटा सा ही होगा, लेकिन जब मैंने वैल्यू यहाँ देखी, वो हो ये तो 2 मीटर है, तो आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स, व्हाट वुड बी द गेन इन सरफेस एनर्जी अगर इफ द सरफेस टेंशन इज 0.075, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर जो वाटर ड्रॉपलेट है उसकी रेडियस मान लिया मैंने r है, और उसको आपने 1000 ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया है, तो सबसे पहली बात तो इनकी रेडियस आपको देखनी पड़ेगी। तो इसकी रेडियस जो होगी वो r/10 हो जाएगी। कैसे निकाला होगा, स्मॉल r कैसे निकाला होगा हमने, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। जो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, वही होगा इन 1000 छोटे ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और क्यूब रूट अगर हम लेते हैं तो r इक्वल टू 10r बन जाएगा। तो स्मॉल r कितना आ जाएगा, r/10। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक। अब गेन इन सरफेस एनर्जी कितना होता है, तो गेन इन सरफेस एनर्जी होगा सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, और इंक्रीज इन एरिया का मतलब है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब फाइनल एरिया कितना होगा, तो फाइनल एक ड्रॉपलेट का एरिया होगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, लेकिन कितनी ड्रॉपलेट्स हैं, 1000, माइनस इनिशियल एरिया कितना होगा, इनिशियल एरिया तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। अब हम स्मॉल r की वैल्यू अगर कैपिटल R/10 डालेंगे तो r²/100 हो जाएगा, और 100 में 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बनेगा आपका t इंटू 4 पाई मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ जो आएगा वो 10r² आ जा रहा है, और माइनस यहाँ आ रहा है r², तो ये 9r² हो जाएगा।
तो सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई इंटू 9r²। अब ये सारी वैल्यू आपको डालनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। सरफेस टेंशन कितना है 0.075 इंटू 4 पाई इंटू 9, और आर आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻², उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो -4 तो सब में लिखा ही हुआ है, तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, बस इतने पार्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और आपको एक आंसर मिलेगा, होपफुली शायद बी पार्ट आंसर मिल जाएगा, बाकी आपको कैलकुलेट करके ही पता लगेगा क्या आंसर एक्चुअल में आएगा।